नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर विवेकानंद। सबसे पहले हाँ सर, बिल्कुल। अब बताइए कितने साल से चल रहा है सर? मैं अपना प्रैक्टिस 12 साल से कर रहा हूँ। 12 साल से कर जी रहे हैं। हाँ। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे 10-12 साल के अकॉर्डिंग में? राइट एक्चुअली अभी जो इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ है, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले इतना बीमारी नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में बहुत तरह-तरह के बीमारी हम देखने को देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास ग्रोथ से रिलेटेड बच्चे आते हैं जिसमें ऑटिज़्म की संख्या बढ़ बढ़ रही है, एडीएचडी की संख्या बढ़ रही है या तरह-तरह के जो नई सीज़नल बीमारी हैं वो सभी बहुत आ रहे हैं। ब ब बच्चे लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, एलर्जी से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और देखा जाए तो इंसिडेंस ऑफ द डिज़ीज़ जितने भी हैं वो बढ़ रहे हैं पहले से। ऑटिज़्म का क्या समस्या है सर? बच्चों में कैसे हो रहा है बहुत ऑटिज़्म? ज़्यादा एक्चुअली अभी तो मैं इतना देख रहा हूँ कि ये डिफ़ाइन करना मुश्किल हो जा रहा है लोगों को कि मेरे बच्चे को ऑटिज़्म है या नहीं है। क्योंकि उसका डायग्नोसिस लोग आते हैं लेट से मेरे पास, 2 साल, ढाई साल में आते हैं और बोलते हैं मेरे बच्चे बोलते नहीं हैं, मेरे बच्चे का आई कॉन्टैक्ट सही नहीं है, मेरे बच्चे का सोशल इंटरेक्शन सही नहीं है, मेरे बच्चे स्माइल नहीं करते हैं। तो एक्चुअली वो डायग्नोसिस में ही लेट हो जा रहा है। स्टार्टिंग डेढ़ साल में ही होनी चाहिए, तो आते-आते उनको लेट हो जा रहा है। इसलिए ये अब हमारे सोसाइटी के लिए बहुत बर्डन बन गया है कि ऐसे-ऐसे समस्या आ रही हैं, इसे जितना जल्दी हो हमारे हम डॉक्टर से परामर्श लें और इससे इसे निजात पाएँ क्योंकि नहीं लेंगे तो ये बढ़ते चला जाएगा, बच्चे का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। स्कूल में जाएगा, स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, नाम नाम काट दिए जाएँगे, वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। इसलिए जितना जल्दी हो खान-पान सही करें और मोबाइल से दूर रहें और बच्चे के साथ में मिल-जुल कर रहें और डॉक्टर का परामर्श ज़रूर मानें। ऑटिज़्म का समस्या क्या एक कारण मोबाइल है सर? एक कारण मोबाइल हो सकता है उसका। एक कारण हाँ, मोबाइल टोटल हो कारण सकता मोबाइल नहीं है, है। एनवायरमेंटल कारण है। फैमिली में एक ही लोग हैं, 2 लोग हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली भी इसका एक कारण हो सकता है या देखा जाए तो घर में बंद कमरे में बच्चे रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, पेरेंट्स वर्किंग है, तो वो भी टाइम नहीं देते हैं, तो ये कारण ही दूसरा कारण हो अब सकता सर है। बात करें तो शिशु की सर, तो क्या कुछ शिशु को लेकर के बताना चाहेंगे सर? जब 9 महीने के बाद जब बच्चे आते हैं, तो किस तरह से उसको हम केयर करने की बात करेंगे? उसके देख-रेख राइट में क्या कुछ बताएँगे? शिशु तो एक्चुअली 9 महीना नहीं बोला जाए, एक्चुअली शुरू से ही हम देख-रेख करना ज़रूरी होता है। सीज़न में जैसे ठंडे के सीज़न में ठंडा से बचा के रखना ज़रूरी होता है। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो बच्चे में स्किन रैशेज़ एंड तरह-तरह के बीमारी होते बुखार आएँगे या तरह-तरह की बीमारी होंगे। उसके बाद टाइम पे जैसे बच्चे को है 6 महीने पे वी वीन ये करना है, दूध को कम करते हुए अनाज पे फ़ोकस करना है, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, वैसे करना है। बच्चे को मसाज करना है, 5 टाइम मसाज करना है, बच्चे को धूप दिखाना है, 1 घंटा का कम से कम मॉर्निंग धूप दिखलाना है, उससे विटामिन डी मिलता है और सेहत अच्छी रहती है। उसके बाद बच्चे को खान-पान सही करना है, 3 बार खाना देना है अप टू 1 मंथ 1 ईयर तक, 1 साल तक बच्चे को 3 बार खाना देना, उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ाना है फ्रीक्वेंसी खाना का, 5 बार करना है, 6 बार करना है और इस तरह से बढ़ाना है और देखभाल करना है। बच्चे का सेहत बिल्कुल दुरुस्त और अच्छा हो, तो माँ को उस दौरान में 9 महीने में क्या कुछ केयर करना चाहिए? क्या माँ कुछ को गर्भ के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अनावश्यक चीज़ नहीं ग्रहण करे। लाइक आज के डेट में अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, तरह-तरह के मेडिसिन हो गया, ड्रग हो गया, इसे यूज़ करना बंद करें और अपने को ये समझे कि ये मेरे पेट में, मेरे गर्भ में 9 महीना जो बच्चे रहेंगे, उनका भविष्य इसी 9 महीना में छुपा हुआ है। तो अब बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, आयरन की फॉलिक एसिड की, मल्टीविटामिन की, कैल्शियम की या जो भी डाइटरी सप्लीमेंट हो सही से लें और स्वच्छ वातावरण में रहें और स्वच्छ विचार रखें और लोगों से अच्छी तरह से बात करें और केयर करें, अपना भी केयर करें, साथ में माँ का बच्चे का भी केयर करें, अंदर में लगे कि नहीं मेरा बच्चा जो भी आएँगे वो हमारा फ्यूचर है, इसलिए फ्यूचर जैसे हम लोग उसको ट्रीट करें। सर माँ का कोई भी डिजीज़ हुआ हो, क्या उसपे बच्चे पर असर कर सकता है? ज़रूर करते हैं, उसको आनुवांशिक बीमारी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारी जो एनवायरमेंटल बीमारी होते हैं, जैसे आपने ऑटिज़्म का बात किया, एडीएचडी का बात किया, वो सब माँ से कोई संबंध नहीं है, वो एनवायरमेंटल एक्वायर्ड बीमारी होता है। लेकिन बहुत सारी बीमारी है जो कि माँ फादर से बच्चे में ट्रांसमिट होते हैं। सर क्या कुछ कारण होता होगा जब वक़्त से पहले भी बच्चे 6 महीने में भी बच्चे आ जाते हैं, ऐसा कुछ है? तो हाँ। क्या कुछ कारण है सर और क्या कुछ नहीं, वो तो इनिशिएटिव है? मैटरनल का कारण होता है या कुछ-कुछ बच्चे में भी बीमारी हो सकता है। मैटरनल कारण क्या होता है कि सही से केयर नहीं हुआ, है ना? जैसे वर्किंग है, वो ध्यान नहीं दिया उसका पहले से ही ब इंड्यू लेबर इंड्यूस हो गया, पहले से ही उस तरह से जब टाइम पे होना है, उससे पहले ही सब चीज़ हो गया। केयरलेस मदर बोलते हैं, एक ये बोल सकते हैं और दूसरी बात है कि अगर कुछ-कुछ बीमारी होते हैं, उस बीमारी में भी पहले लेबर इंड्यूस हो जाता है।
तो ये तो अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कब उसका लेवल इंड्यूस होगा, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। ऐसे जनरली 9 महीना 37-38 वीक के बाद बच्चे होते हैं, तो हम लोग मैच्योर बच्चे मानते हैं। उससे क्या पहले बच्चे को प्री मैच्योर बोलते क्या हैं। एक उम्र बहुत ज़्यादा निर्भर करता है एक बच्चे के लिए, एक समय के लिए सर? जो मतलब बच्चे जब आते हैं तब ऐसा, क्योंकि बहुत सालों के बाद भी बच्चे ऐसा आते हैं, तो कौन-सा उम्र होना चाहिए जो एक हाँ, राइट, हाँ, आपने सही पूछा। एक्चुअली जितना जल्दी हो बच्चे हो, 22 साल से लेकर 35 ईयर तक बच्चे का माने होने का माने सही समय है। माँ को 35 साल तक ही होना चाहिए। ज़्यादा उम्र बढ़ने से बहुत सारा बहुत सारा डाउन सिंड्रोम हो गया और तरह-तरह की बीमारी होने का भी इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो हमको लगता है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जितना अर्ली हो, 22 से 25, 30, 35 तक बच्चा हो रहा है, तो अच्छा बच्चा, हम उसको हेल्दी बच्चा में काउंट कर सकते हैं। आगे भी ठीक होता है, नो डाउट, लेकिन चांसेस रहता है कि उसमें कुछ कुछ आनुवांशिक विकृति आने की संभावना होती रहती है। इंक्यूबेटर में बच्चे को रखना क्यों आवश्यक पड़ती है, राइट। कभी कभी होता है ना कि पहले तो इंक्यूबेटर में रखने से उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है बच्चे का, जिसे जितना चाहिए, हाइपोथर्मिया में नहीं जाता है। सबसे बड़ा रिस्क कारण है हाइपोथर्मिया से बच्चे की मौत होती है, जिस कारण से टेम्परेचर मेंटेन रखना। दूसरा है कि बच्चे को प्री मैच्योरिटी है, वेट कम है, तो वहाँ पे रहा, केयर अच्छा से हुआ, साफ सुथरा वहाँ पे होता है, सफाई सुथरा में हुआ। उसके बाद कुछ अपना बीमारी से ग्रसित है, किसी बच्चे को निमोनिया हो गया है, कोई कोई बच्चे फीवर लेकर प्रेजेंट करता है, कोई डायरिया लेकर प्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे है कि बच्चे का केयर अच्छे से होता है, इसलिए इंक्यूबेटर में रखना जरूरी है। नवजात शिशु में कई बार लाल कलर का वो रेशे और कुछ दाग वगैरह रैशेस होते आते हैं। हैं। हाँ, ये कारण जनरली आज के डेट में देखा गया है, गलत तरह के तेल के यूज करने के लिए, कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं गलत, जिस कारण से ऐसा होता है। इसलिए कभी भी सिंपल चीज का यूज करें, कभी भी वैसा तेल यूज करें जो कि बच्चे के स्किन फ्रेंडली हो, लाइक नारियल तेल बहुत अच्छा तेल माना जाता है, वैसा यूज करें। ऐसा पाउडर का यूज नहीं करें जो कि बच्चे में रैसेस हो। तो ध्यान रखें, सरसों का तेल ये सब कम यूज करें, क्योंकि सबसे लगाने से रैसेस ज्यादा होता है। सर अगर हम बात करें तो बच्चे को कितना बार वो डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए ताकि वो रियली, सही केयर एक्चुअली बर्थ के समय तो डॉक्टर होना ही चाहिए, क्योंकि बर्थ के समय बच्चा क्राई करता है तो समझिए कि जीवन में उसका सब सही होता है। जो बच्चा रोया उसका जीवन सही है, जो बच्चा नहीं रोया उसमें बहुत सारा समस्या आने की संभावना होती है। तो टाइमली मिलना चाहिए डॉक्टर से, 15 दिन में हो, 1 महीना में हो, 2 महीना में हो, जैसा हो। अगर जरूरत है तो पहले भी मिले, नहीं तो 2 महीना 1 महीना भी जरूर मिलते रहे। टीकाकरण को लेकर के क्या कुछ बताना बहुत ज़रूरी आपने पूछा, टीकाकरण ही है जो कि हमारे बीमारी से उसमें बचाव कर सकते हैं। टीकाकरण जितने भी टीका आए हैं उसको ज़रूर लें, क्योंकि उस बीमारी से आपको निजात मिलेगी। टीका ज़रूर लें और अच्छे टीके लें, अच्छे ब्रांडेड टीका लें और सही डॉक्टर से लें, है ना? सर न्यून अटल पीरियड क्या कुछ है? नियोनेटल पीरियड बोलते हैं कि नियोनेट होता है जो बर्थ के समय में जो होता है ना, अर्ली फेज का जो बच्चा है ना, उसको नियोनेट बोलते हैं, जो कि आपको ये 1 महीना तक जा सकता है, 1 से 2 महीना तक हम लोग जो बच्चे होते हैं उसको नियोनेटल पीरियड बोलते हैं हम लोग। ब्रेस्ट फीडिंग सर। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग हमको लगता है कि बच्चे को 2 ढाई साल तक करवाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पर रहते हैं, वो उनका ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, दिमाग का ग्रोथ और शारीरिक ग्रोथ भी अच्छा होता है। बच्चा आगे चल के बहुत सारे बीमारी से उसको निजात मिलती है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड ओबेसिटी, इस सब से भी निजात मिलती है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। हर एक माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएँ, और अगर नहीं हो रहा है, दूध नहीं हो रहा है, तो कोशिश करें कि किसी तरह दूध हो और अपने बच्चे को पिलाएं। बॉटल फीडिंग को लेकर के क्या कुछ बताएंगे? बोतल आजकल बहुत फीडिंग ज्यादा नहीं करना बॉटल चाहिए। चल रहा है बोतल सर। फीडिंग अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि बोतल की सही तरह हाइजीन मेंटेन नहीं होती है। सही टेक्निक से ये लोग नहीं पिलाते हैं, और बहुत सारे खामियां हैं बोतल फीडिंग की, इसलिए बोतल फीडिंग का यूज नहीं कई करें। बार देखा जाता है सर कि जो है डिलीवरी और जो है नॉर्मल भी हो जाती है, कभी-कभी जो है ऑपरेशन, तो क्यों आवश्यक पड़ सकती है सर कि इन सब चीज़ों को जो है करना पड़ता राइट, है? एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी तो होता है। एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी पहले के ज़माने में नॉर्मल ही होता था। सिज़ेरियन किसी-किसी केस में करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि माँ की जो 9 महीना में जो गति होती है, माँ जो है वह बहुत रेस्ट इस में रहता है, काम नहीं करना करती है, बहुत एकदम आराम-आराम से रहती है। तो हमारी समझ से होता है, माँ को ऐसा बनाना चाहिए शरीर को कि मेरे बच्चे नॉर्मल हो, है ना? माँ डेलिकेट बन के रहेगी तो ज़रूरत पड़ता है, तो करना पड़ता है सिज़ेरियन, तो किया जाता है। सर अब डाइट को लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे कि बच्चों के लिए किस तरह का डाइट और माँ को किस तरह का डाइट लेना चाहिए ताकि एक बेहतर मतलब ये सब राइट। चले? हाँ। माँ को तो 9 महीने में अच्छी डाइट लेना चाहिए, इवन बच्चे होने के बाद भी अच्छी डाइट लेना चाहिए, क्योंकि उनको दूध पिलाना होता है। तो शुरुआती में जो 9 महीना जो होता है ना, प्रोटीन अच्छा लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट अच्छा होना चाहिए, फैट अच्छा से लेना चाहिए। कोशिश करना चाहिए मीठा चीज़ कम से कम खाएँ, है ना? क्योंकि मीठा चीज़ लेने से
बहुत सारा चीज़ कम बेसी होता है। सर एडल्ट चाइल्ड केयर को लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप उस चीज़ को लेकर के अपना विचार देंगे तो क्या सही एक्चुअली एडल्ट चाइल्ड केयर ऐसा केयर है जो कि बड़े बच्चे को दिया जाता है। जनरली स्टार्टिंग में जो हम देखते हैं इन्फेंट होता है 1 साल होता है, उसके बाद में बच्चे थोड़ा-सा बड़े होते हैं 5-6 साल तक होता है, उसको एडोलेसेंट पीरियड में होता है। तो एडल्ट केयर भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि शुरुआत में जो बच्चे केयर लेते हैं आगे चल के केयर नहीं लेंगे तो फिर उनकी भविष्य अच्छी नहीं बनेगी, है ना? उनका खान-पान सही होना चाहिए, उनका रहन-सहन अच्छा होना चाहिए, उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। सर अगर आज बात करें तो कहाँ उनका ध्यान भटक रहा है, किस ओर ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं, तो उस चीज़ को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एडल्ट चाइल्ड में। एक्चुअली आज के डेट में ये बहुत ही हमारा चैलेंजिंग विषय हो गया है कि जो भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं या जो थोड़े बड़े हैं, उनकी संगति अच्छी होनी चाहिए क्योंकि संगति नहीं अच्छी रहने के चलते बच्चे लोग आज के मोबाइल के ज़माने में मोबाइल देखकर कुछ गलत लत भी लगा ले रहे हैं। गेम खेलना हो गया, एडिक्शन हो गया, स्मोकिंग हो गया, इस सब का जो गलत-सलत सेवन हो रहा है ना, ये हमारे लिए एक सोसाइटी के लिए बर्डन है। कोशिश करना चाहिए कि इन सब से दूर ही रखे बच्चे को। अगर ऐसा करते हैं तो थोड़ा-सा पेरेंट्स को भी कोशिश करना है, अवेयर होना चाहिए कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे नहीं हैं, है ना? ध्यान रखना चाहिए। अट्रैक्ट भी हो रहे हैं सर, जैसे ही एज होती है तो उनका जो अट्रैक्ट होने ये लग होता गया है, ये तो हार्मोनल चेंजेस होता है कि जो-जो उम्र बढ़ती है तो ये हार्मोन के चलते जो कुछ-कुछ है ना, वो होते रहता है, लेकिन हमको उस पे काबू पाना है। ऐसा नहीं है कि हम गलत दिशा में चले तो गलत दिशा में चले गए, दिशा को सही करना हमारे पेरेंट्स का काम है। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। सर क्या कुछ एक बेहतरीन मैसेज संदेश दे रहे सर पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए, माँ को लेकर के और शिशु को लेकर के, एडल्ट चाइल्ड को लेकर के किस तरीके से अपने आप को क्या कुछ केयर देखिए करनी पहली बात चाहिए जान इन जाइए चीज़ों को लेकर? हेल्थ बहुत बड़ा हमारा एसेट है। जी, हेल्थ इज वेल्थ हम ऑलवेज सुनते थे, अभी सुन भी रहे हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, आपका परिवार स्वस्थ है, तो समझिए कि इससे बड़ा धन कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे समझ से हेल्थ की एजुकेशन हर एक मदर को होनी चाहिए कि आप जो 9 महीना गर्भ में बच्चे को पाल रहे हैं ना, उसका केयर ध्यान रखें, अपना भी केयर करें और आगे चल के ब्रेस्ट फीडिंग करवाएँ। ब्रेस्ट फीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग सही होगा, तो बच्चे आगे उसका भविष्य अच्छा होगा। उसके बाद वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ, इम्यूनाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है। जितने भी इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है मार्केट में या कहीं जैसे भी हो सरकारी संस्थान में भी हो उनको आप लें इम्यूनाइजेशन लें और सही तरह से खान पान का यूज करें मोबाइल का यूज कम करवाएं जितने भी गैजेट हैं टैब हो गया टीवी हो गया लैपटॉप हो गया इस सब का इन सबसे दूरियां बनवा के रखें बच्चे लोगों का एक रूटीन जीवन व्यतीत करवाएं अच्छे अच्छे खाना दें पौष्टिक खाना दें बैलेंस डाइट दें और आगे चल के बच्चे को उतना नींद की भी होता है ना स्लीप भी जरूरी है अच्छा नींद बच्चा ले ये ज़रूरी है और अच्छे अच्छे साफ-सुथरा कपड़ा भी पहने, ये सब ज़रूरी है। सर दूध पिलाने के बाद बोला जाता है कि बच्चे को उल्टा कर देना चाहिए, ऐसा गैस पिलवाना चाहिए, जब गैस होता नहीं, है तब एक्चुअली क्या दूध पिलाने के बाद में हाँ, बच्चे को बर्पिंग कराना चाहिए। बर्पिंग कराना बर्पिंग एक ऐसा चीज़ टेक्निक है, जिससे जो भी हवा जो जाता है दूध पिलाने के दौरान हवा घुस जाते हैं या गैस बन जाते ढका हैं, लेना चाहिए। ढकार लेवाना चाहिए। ढकार लेवाने का टेक्निक होता है कि बच्चे को गर्दन पे रखते हैं और बच्चे को 10 से 20 मिनट तक गर्दन पे रख के उसको पीठ पे प्रेशर देते हैं और प्रेशर देने से क्या होता है कि उसमें जो भी गैस है या जो भी चीज़ है वो बाहर निकल जाता है। तो ये बर्पिंग बोलते हैं, नींद बर्पिंग कितना करना। ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है? बच्चे के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। अगर दिमाग शांत है, दिमाग सही है, तो तभी मेरा ग्रोथ हो पाएगा, मेंटल विकास हो पाएगा। जो छोटे-छोटे बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं, अब तो 20-20 घंटा सोते हैं, है ना? धीरे-धीरे सोने का इंसिडेंस कम हो जाता है, तो नींद भी बहुत ज़रूरी है। सर अब जाते-जाते एक अंतिम संदेश दे दें सर कि यहाँ का एड्रेस क्या होगा और लोकेशन मोबाइल नंबर क्या होगा? रियली मेरा नाम डॉक्टर विवेकानंद हुआ, मैं कंकरबाग में प्रैक्टिस करता हूँ और ये लोहिया पार्क है जो मेदांता हॉस्पिटल के बगल में है और ये पीपल्स कोऑपरेटिव कम्युनिटी हॉल है, उनके सामने मेरा क्लिनिक हुआ और यहाँ मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ पे एडमिट भी करते हैं, ओपीडी भी देखते हैं, वैक्सीनेशन भी होता है और तरह-तरह की जो भी बच्चा समस्या है उसका निदान यहाँ पे टाइमिंग करते कितना स्ट्रिक्ट है हैं। आपका? टाइमिंग मेरा होता है मॉर्निंग आवर का होता है मॉर्निंग में 10 बजे से लेके 3 बजे तक मेरा टाइमिंग होता है और इवनिंग में 6 से 9 बजे का होता है और यहाँ इमरजेंसी सर्विसेज हैं और भी ब्रांचेज़ हैं सर? ब्रांचेज नहीं है मैं कंसल्टेंट हूँ बड़े-बड़े हॉस्पिटल में कंसल्टेंट भी हूँ लेकिन ब्रांचेज मेरा यही है यहीं पे ब्रांचेज़ यही है। सर यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दें सर ताकि राइट लोग आपके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9308757318 है चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। थैंक धन्यवाद यू सर। धन्यवाद